हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या प्राचीन इतिहास में पढ़ रहे थे। हमने मौर्य काल स्टार्ट कर दिया था और मौर्य काल में कल हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मौर्य काल की उसके बारे में पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसका क्या हमने क्या जानकारी के स्रोत पढ़ लिए थे। जानकारी के स्रोत पढ़ लिए थे जिसमें पुरातात्विक स्रोत हो गया था ना। और मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ ली थी ना। मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें उन्होंने क्या 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है कि मौर्य काल में क्या 7 जातियां थी, है ना। उसके बाद हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लिया था, जिसमें हमने उसकी क्या जो सप्तम सिद्धांत थे जो राजा के शरीर से रिलेट करके बताया है वो सब चीज़ें हमने प्री के उससे भी देख ली और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख ली। उसके बाद हमने क्या मौर्य काल का सामाजिक जीवन भी पढ़ लिया, है ना। मौर्य काल का राजनीतिक जीवन भी पढ़ लिया, मतलब प्रशासन के बारे में देख लिया। और मौर्य काल का आर्थिक जीवन भी पढ़ लिया, जिसमें क्या कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार और मुद्रा कैसी थी, है ना। ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम मौर्य काल में क्या धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं ना। धार्मिक जीवन में क्या कि उस समय क्या मौर्य काल में वैदिक धर्म में क्या था, जैन धर्म की क्या स्थिति, बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी और आजीवक संप्रदाय की क्या स्थिति थी, है ना। तो हम ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले वैदिक धर्म की क्या स्थिति थी कि पर्याप्त संख्या में क्या वैदिक धर्म वहाँ पे व्याप्त था मौर्य काल में। और क्या यज्ञों और पशु बलि का क्या उल्लेख मिलता है, क्या है यज्ञों और पशु बलि का उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्म मतलब वर्तमान में हिंदू समाज। वैदिक धर्म वर्तमान का जो हमारा हिंदू धर्म है वो है ना। तो यज्ञों और पशु बलि का उल्लेख है। और तक्षशिला व अन्य विद्यालयों में क्या वेदों और वेदांतों की क्या अध्ययन किया जाता था, जिसमें क्या तक्षशिला और अन्य विद्यालय वहाँ पे उस समय क्या मौर्य काल में फेमस थे, मतलब उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे, है ना। तक्षशिला और जो बिहार में है नालंदा वो है ना। इसके बाद जैन धर्म की क्या स्थिति थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में क्या अपने जैन धर्म स्वीकार किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब 11 वर्ष का अकाल पड़ा था कहाँ पे, मगध पे, तब उन्होंने क्या जैन धर्म को स्वीकार किया था और श्रवण बेलगोला में जैन धर्म द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, है ना। उसके बाद अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का उत्कर्ष ज्यादा कब हुआ? तो अशोक के समय हुआ। जो बौद्ध धर्म है वो 600 ईसा पूर्व में इनका प्रारंभ हो गया था, पर अशोक के समय ये अपने चरम उत्कर्ष पे था, मतलब अपनी बहुत ज्यादा अच्छी स्टेज पर था, है ना। और इसका प्रचार प्रसार अशोक द्वारा किसके द्वारा करवाया था? संघमित्रा उनकी पुत्री थी और महेंद्र उनका पुत्र था। इनको कहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था, है ना। इसके बाद आजीवक संप्रदाय पढ़ेंगे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल है। ये क्या नग्न सन्यासी थे, है ना। और इसको किसके द्वारा अपनाया गया था आजीवक संप्रदाय को? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बिंदुसार द्वारा जो आजीवक संप्रदाय को अपनाया गया था। जैसे अभी हमने क्या देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या जैन धर्म को अपनाया था। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को बाद में जब बौद्ध धर्म को कब अपनाया गया था? अशोक द्वारा कलिंग के युद्ध के बाद, है ना। कलिंग पर युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या जो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और आजीवक संप्रदाय को किसने स्वीकार किया था? बिंदुसार द्वारा स्वीकार किया था। इसके बाद हम क्या मौर्य काल की कला देखेंगे, क्योंकि मौर्य काल की कला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन बनते ही, या तो 11 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा ही। जो पीएससी है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, पहले 11 मार्क्स का होता था और अन्य स्टेट में शायद 11 मार्क्स का भी होता है ना। तो ये आपके 11 मार्क्स में आ सकता है ना। तो आप विथ डायग्राम, अगर आप इसको विथ डायग्राम बनाते हो तो आपको जो 10 में से 9 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे और 11 में से 10 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो विथ डायग्राम आप समझाओगे तो एग्जामर को ये लगेगा कि आपको सब कुछ पता है और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कला में कि राजप्रसाद क्या था। राजप्रसाद मतलब भवन, है ना। क्या है? राजप्रसाद मतलब भवन कैसे थे। तो वहाँ पे क्या विशाल व भव्य राजप्रसाद को देखकर जो फाहियान है ना,
ये फाहियान का नाम इसलिए बोल रही हूँ कि फाहियान ने जब मौर्य काल का पतन हो गया था, उसके बाद फाहियान ने क्या इसको क्या आश्चर्यचकित कहा। और जो भवनों का निर्माण है वो किसकी काष्ठ कला का प्रभाव दिखता है किसमें, जो मौर्य काल के भवनों में क्या काष्ठ कला का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे स्तंभ की क्या स्थिति है। तो स्तंभ क्या पत्थरों को काट कर क्या स्तंभों का निर्माण करवाया जाता था। किसको? पत्थरों को काट के स्तंभों का निर्माण करवाया जाता था। कितने 20 स्तंभ है। उदाहरण प्रयाग स्तंभ है, लोरिया स्तंभ है और अन्य स्तंभ है ना। तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ना, ये बीच में ये हमारा स्तंभ हो गया है ना। उसके बाद हम स्तूप के बारे में देखेंगे। तो जो बोधिसत्वों की अस्थियों के ऊपर निर्माण करवाया जाता है किसका? स्तूपों का है ना। जो बोधिसत्व हो गए, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए है ना, उनकी अस्थियों के ऊपर निर्माण अत्यंत पवित्र होते हैं। ये क्या होते हैं? जो स्तूप होते हैं वो अत्यंत पवित्र होते हैं ना। चारों ओर क्या पत्थरों की दीवार बनी होती है ना। क्या होती है? चारों ओर पत्थरों की दीवार बनी होती है। जैसे सांची के स्तूप में क्या पत्थरों की दीवार बनी हुई है चारों ओर है ना। जैसे क्या जो स्तंभ है उसको क्या पत्थरों को काट के बनाया जाता था, उसी प्रकार जो स्तूप है उसको चारों ओर की जो दीवार है वो पत्थर की दीवार होती थी है ना। और अशोक द्वारा कितने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इन्होंने जो प्रारंभिक 8 स्तूप है उनको खुलवाया था है ना। तो 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रमुख कौन सा है? सांची का स्तूप। तो हम स्तूप का ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे ये तोरण द्वार हो गए है ना। ये तोरण द्वार हो गया। ये हमारा क्या अंडक हो गया। ये उसकी क्या ऊपर ध्वजा, जैसे हिंदू धर्म में ध्वजा होती है ना, उसी प्रकार ऐसा होता है। और यहाँ पे ये क्या है? पत्थर की दीवार है ना। उसके बाद हम गुफाएं देखेंगे। तो गुफाओं में क्या अशोक के समय बनाई गई थी गुफाएं भी है ना, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी। तो कौन कौन सी प्रमुख हम देखते हैं? बराबर की गुफाएं है ना, नागार्जुन की गुफाएं है ना। तो हमको ये देखने को मिलता है। तो हम गुफाओं का ऐसे बना सकते हैं डायग्राम। ये हो गई हमारी ऐसे गुफा, और यहाँ पे क्या बौद्ध भिक्षु अपने रहा करते थे है ना, स्थान था। इसके बाद हम लोक कला देखेंगे है ना। कला के अंतर्गत ही लोक कला है, जिसमें हम क्या देखेंगे? मूर्ति कला और मृतभांड। क्या देखेंगे? मूर्ति कला और मृतभांड। मूर्ति कला में क्या भावों का प्रकटीकरण की बारीकी से क्या हुआ था? बारीकी से जो मूर्ति कला है उसमें क्या भावों को अच्छे से व्यक्त किया जाता था है ना। इसमें क्या है? सारनाथ का जो मूर्ति कला है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? अशोक के द्वारा। और मृतभांडों में क्या चित्रित दूसरे मृतभांडों का प्रयोग किया जाता था है ना। तो हमने क्या धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ लिया और कला देख ली है ना, मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। इसका हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे है ना। प्री में हमारा फैक्चुअल चीजें भी हो जाएगा, और मेंस में जैसे आपको आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइए है ना। ये आपके 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि मौर्य वंश के बारे में लिखिए है ना। मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश की स्थापना। तो अगर जैसे चंद्रगुप्त के बारे में आप ऐसा लिखना कि चाणक्य के सहयोग से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी है ना। अगर ये आप टाइम पीरियड भी नहीं लिखे कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या रहा है, 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहा है, ये आप ना भी लिखे तो सॉरी। और राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र को बनाई थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आखिरी तक क्या पाटलिपुत्र ही रही क्या राजधानी है ना। अगर जैसे मौर्य वंश के बारे में आ जाए ना कि मौर्य वंश के बारे में लिखी 322 बीसी में है ना स्थापना, और क्या संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और अन्य शासक में क्या लिख देना आप? बिंदुसार लिख देना और अशोक लिख देना है ना। किसको हरा के? नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना है ना। तो ये हमारा क्या मौर्य वंश के बारे में भी हमारा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ था इनका साम्राज्य। तो उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर
कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेके पूर्व में क्या बंगाल तक, है ना। यहाँ से हिंदू कुश से लेके यहाँ बंगाल तक क्या इनका शासन था, है ना। और उत्तर में क्या देखिए, उत्तर में हिमालय से लेके, ये हमारा हिमालय है ना नेपाल के पास, तो तिनावली तक क्या शासन था, यहाँ तक शासन था किसका, मौर्य साम्राज्य का। मतलब विशाल साम्राज्य की स्थापना पहले कभी नहीं हुई थी, है ना, पहले कभी नहीं हुई थी। ना तो मगध में ये सब चीजें हमको देखने को मिली। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मौर्य वंश में सबसे ज्यादा विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में टिप्पणी कीजिए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि सम्राट है ना क्या था, निरकुश व स्वच्छकारी था, है ना। स्वच्छाचारी नहीं था, है ना। प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। कौन करते थे, सम्राट प्रमुख जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति करते थे। केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रत्येक विभाग का अलग अध्यक्ष होता था। क्या होता था, प्रत्येक विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, पशुपालन विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, प्रत्येक के क्या अन्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। उसके बाद जो अमर्त्य उसको क्या बोलते थे, तीर्थ, क्या बोलते थे, अमर्त्य को तीर्थ बोलते थे। और कौटिल्य ने 26 अध्यक्षों का क्या उल्लेख किया है, कि किसमें, अपने अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का क्या किया गया है, उल्लेख किया है ना। और प्रांतीय शासन क्या था, प्रांतीय शासन चार प्रांतों में बटे हुए थे, जिसमें तक्षशिला हो गया, है ना, उत्तर में, दक्षिण में सुवर्णगिरी हो गया, पूर्व में आपका पाटलिपुत्र हो गया, और इधर हिंदूकुश हो गया, है ना। उसके बाद राजस्व क्या था, प्रमुख साधन राजस्व का क्या होता था, भूमि, जो कि कितना 1/6 भाग होती थी, है ना। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था में क्या होती थी, जैसे हमने प्रशासन मौर्य वंश का जो ओवरऑल प्रशासन पढ़ा था, उससे ही हम थोड़ा रिलेट करके ही पढ़ेंगे, है ना। तो गुप्तचर क्या थी, संस्था और संचार थी, जिसमें संस्था क्या एक स्थान पर रहकर गुप्त सूचना देती थी, और जो संचार है वो भेष बदलकर इधर उधर गुप्त सूचना देती थी राजा को, है ना। और स्थानीय शासन क्या था, स्थानीय शासन ग्राम शासन था और नगर शासन था, है ना। जिसमें जो ग्राम शासन था उसमें क्या होता था, ग्रामिक होता था, और नगर शासन क्या है, व्यवहारिक करते थे, है ना। उसके बाद न्याय और सेना व्यवस्था कैसी थी, तो चतुर्गिणी क्या थी, सेना थी, और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा। न्याय कौन करता था, राजा करता था, है ना। पैदल सेना थी, हाथी सेना थी, रथ थी और अश्व थे, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थी। कितनी सेना थी, 6 लाख सेना थी, है ना। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के लोक कल्याणकारी कार्यों में देखें, तो उन्होंने क्या भवनों का निर्माण करवाया, है ना, चिकित्सालय का निर्माण करवाया, है ना, तालाबों का निर्माण करवाया, है ना, बांधों का निर्माण कराया। अनेक लोक कल्याणकारी कार्य क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। उस समय का प्रशासन और उस समय की जनता चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत खुश थी, है ना। तो हमने क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिचय देख लिया, उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर है, और उनके प्रशासन के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बिंदुसार के बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भी रहेगा कि जो अशोक के अभिलेख है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।